नमस्कार और साथियों, कैसे हो छात्रों और राजस्थान के होनहार प्रतिभागियों। प्रवीण चारण आपके बीच में फिर से अगली क्लास को लेकर तैयार हूँ और आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की लो युगीन कैसी सभ्यताएं, लो युगीन सभ्यताएं। राजस्थान की लो युगीन सभ्यताएं क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा राजस्थान का पाषाण काल, जिसमें मानव ने सिर्फ पत्थरों के बारे में जानता था। हमने पढ़ा ताम्र काल, ताम्र युग। हमने पढ़ा कांस्य युग। कांस्य युग का राजस्थान में एक ही महत्वपूर्ण स्थल था, कालीबंगा। ताम्र काल के 2-4 स्थल हमने पढ़े। इसके अलावा भी राजस्थान में ताम्रयुगीन के स्थल हैं। नाम कई बार आपने सुने होंगे, जैसे झाड़ोल उदयपुर, ओजियाना भीलवाड़ा, नलियासर जयपुर में एक ताम्रयुगीन स्थल था। कौन सा? नलियासर। कौन सा है? नलियासर। ये जयपुर में कैसा स्थल है? ताम्रयुगीन स्थल है। इन सब ताम्रयुगीन स्थलों पे हमने चर्चा की थी, आहड़ पे की थी। बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। आपको फिर से आहड़ के बारे में, उदयपुर का ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्थल था आहड़। यहाँ से बालाथल भी था। इसी संस्कृति के पास राजसमंद में गीलूंड था। गणेश्वर के बारे में हमने चर्चाएं की। गीलूंड को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है, एक उपनाम है मोडिया मगरी। ठीक, इस गीलूंड को, ये तो थी हमारी ताम्र सभ्यताएं। आज हम आगे पढ़ेंगे, लगातार जुड़े रहना। प्रारंभिक टाइम है, शुरुआती समय है हमारा, और कोरोना का काल है, तो जहां कहीं पर हैं उसी स्थिति में क्लासें ले रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा बोर्ड भी आपको बहुत अति स्पष्ट नहीं दिखता हो, लेकिन शब्द स्पष्ट आएंगे, गौर से सुनोगे तो। पर एक बात का दावा मैं आपके सामने फिर से कर दूं कि आप पूर्ण रूप से सभी चीजें पढ़ लोगे तो कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। जो जाएगा वो किसी के भी नहीं मिलेगा, वो चाहे कितना ही बड़ा नाम हो, कितना ही बेहतरीन डिजिटल वो कर ले, फिर वो प्रश्न आपको कहीं से नहीं मिलेगा। इस बात का आप विश्वास कर लें। और एक प्रसिद्ध कोट स्वयं प्रभु का याद आता है, और वो कहा करते हैं कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो जाए वो लक्ष्य पाकर थमता है, वो लक्ष्य पाकर थमता है। तो आपका भी लक्ष्य अगर आपने ठान लिया है कि हमें वहां पहुंचना है, तो निश्चित रूप से पहुंच जाओगे। और हम भी इसी श्रृंखला में आज आते हैं लो युगीन संस्कृति में। किसमें आते हैं? लो युगीन संस्कृति में। तो क्या है लो युगीन संस्कृति? देखिए, मानव ने क्या किया। सबसे फर्स्ट मानव अकेला रह रहा था, पूर्णतः असंगठित था। फिर मानव संगठित तो हुआ, लेकिन स्थायी नहीं हुआ, इधर उधर भागता फिरता था। फिर मानव संगठित भी हुआ, स्थायी भी हो गया। और उसके बाद मानव ने क्या बसा लिए? गांव। कब? ताम्र युग में। और कांस्य युग में क्या बस गए? शहर, नगर। और इससे भी आगे की प्रक्रिया है लो युगीन काल। मैं ये कहूं कि 1000 BC यानी 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व ले लो, मध्य का काल हम लो युगीन मान सकते हैं। ठीक, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य का काल हम रख सकते हैं। 5000 BC भी कर सकते हैं, 5000 ईसा पूर्व। तो ये था हमारा लो। मानव ने पहली धातु तांबा खोजी, फिर कांसे का प्रयोग हुआ। लेकिन जब मानव को लोहे के बारे में पता चला तो मानव ने इसका भरपूर प्रयोग किया, प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया, जिसे लोह युगीन क्रांति को मैं ये कहूं कि द्वितीय शहरी क्रांति। कैसी? द्वितीय शहरी क्रांति। ये थी साहब द्वितीय शहरी क्रांति। क्या थी? द्वितीय शहरी क्रांति। मानव ने अनेक व्यापार में, पशुपालन में, कृषि में, इन सब में
भरपूर वृद्धि हुई। किस काल में? लोयुगीन काल में। मृदभांड हम पढ़ रहे थे पहले कालों में कैसे थे? भूरे रंग के फीके मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। लेकिन अब क्या हुआ? अब बदलाव आ गया। अब जो मृदभांड मिलेंगे हमें इस काल में, जैसे मृदभांड, तो ये मृदभांड कैसे मिलेंगे? ये मृदभांड होंगे कैसे? उत्तरी काले चमकदार, उत्तरी काले चमकदार, यानी ये चमकदार की जगह हम यूज कर सकते हैं पॉलिशदार। कैसे? पॉलिशदार, चमकदार या पॉलिशदार, उत्तरी काले, मतलब उससे पहले हम आगे जाएं तो पूर्व, इससे पहले जो काले बर्तन मिले वो तो चमकदार और पॉलिशदार नहीं थे, इस पे फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। तो इस काल में ये एक नया बदलाव देखने को मिला। तो क्या इस लोयुगीन काल में, इस काल में हमारे राजस्थान में भी कुछ ऐसा हुआ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो? तो साहब हुआ। क्या हुआ? उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, गौर कीजिएगा, राजस्थान में लोयुगीन सभ्यता का एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है जिसके बारे में बहुत ही अधिक प्रश्न आते हैं हर बार। आपने, ये राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, हमारी राजधानी है। हालांकि हरदे कहते तो अजमेर को है, लेकिन वर्तमान राजस्थान की धड़कन जयपुर ही है। तो ये जयपुर, और इस जयपुर शहर में एक स्थल है, उस स्थल का नाम है बैराठ। क्या नाम है? बैराठ। बैराठ सभ्यता स्थल से, कौन से सभ्यता स्थल से? बैराठ सभ्यता स्थल से हमें लोयुगीन काल के, किस काल के साहब? लोयुगीन काल के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण अवशेष, या मैं ये कहूं कि प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस काल के? लोयुगीन काल के। कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराठ से प्राप्त हुए हैं। कहां से? बैराठ से। तो बैराठ एक महत्वपूर्ण स्थल है, और जहां पर हमें क्या प्राप्त हुए? लोयुगीन काल के अवशेष। तो आपसे हम आते हैं और चर्चा करते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है हमारा बागोर, भीलवाड़ा। इसके बाद कांस्य युगीन काल का एक ही स्थल मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के अंदर सर्वाधिक चर्चित सभ्यता रही, और दुनिया की महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से, उस काल में सर्वाधिक विकसित सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसका एक ही स्थल हमारे यहाँ मिला, हमने पढ़ा कालीबंगा। ताम्र युगीन सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, सबसे अधिक प्रश्न आने के चांस हैं, अहाड़ और सिक्कर का गणेश्वर। और अब आए हैं लोयुगीन काल में। तो लोयुगीन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जगह है बैराठ। कौन सी है? बैराठ। तो हम पढ़ेंगे क्या हुआ बैराठ में। महत्वपूर्ण जगह है बैराठ। कौन सी नदी के किनारे था बैराठ? बाणगंगा। नाम सुना होगा आपने बाणगंगा का। कहते हैं कि महाभारत काल में एक उल्लेख मिलता है, प्राचीन काल में, कि द्रौपदी को एक बार प्यास लगी। इसी क्षेत्र में पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था, 12 साल का वनवास, 13वें साल का जो अज्ञातवास था उसी क्षेत्र में। तो कहते हैं जब द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने अपने बाण से उस धरा के गर्भ से, बाण के प्रभाव से जो जल धारा छूटी वो बाण से निकली, इसलिए बाण गंगा कहलाई। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। तो बैराठ सभ्यता, मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी बड़े जल स्रोत या नदी के किनारे ही विकसित हुई होगी, क्योंकि मानव को सबसे अधिक आवश्यकता दो ही चीजों की रहती है, जल और खाना। तो वो जहां जहां कहीं पर भी वो उपलब्ध हुआ होगा तो वहां से वो सभ्यता विकसित हुई होगी। तो बैराठ जिला आपने पढ़ लिया। कौन सा जिला है? जयपुर। इस स्थान का उत्खनन करने का काम किया 1936 में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान दयाराम साहनी ने।
किसने उत्खनन करवाया? दयाराम साहनी ने। बड़े महत्वपूर्ण विद्वान है दयाराम साहनी, जानते होंगे आप दयाराम साहनी के बारे में। तो बैराट का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया। लेकिन विस्तृत स्तर पे जो उत्खनन हुआ उसमें दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। कौन कौन है? नील रत्न बनर्जी। दयाराम साहनी और नील रत्न, कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, इन दोनों ने लगभग 1961-62 के आसपास इसका उत्खनन शुरू करवाया और विस्तृत स्तर पे उत्खनन हुआ कहां पर साहब? इस बैराट में। जयपुर का जो बैराट है इसमें 3-4 प्रमुख स्थल थे। जैसे मैं आपको बताऊं, बैराट की पहाड़ियां तो थी ही। बैराट की पहाड़ी उत्खनन जहां पर हुआ, बैराट की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, कौन सी डूंगरी? गणेश डूंगरी, भीम की डूंगरी, ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से खुदाई की गई। बैराट की डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम की डूंगरी, हमने पढ़ा, आपने गौर किया हो तो कई बार हम इनके बारे में लगातार चर्चा करते रहते हैं कि कहां कहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है, आपने ध्यान दिया हो कई बार। और सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो थी बीजक की डूंगरी। कौन सी थी? बीजक की डूंगरी। बीजक की डूंगरी, इन स्थलों से उत्खनन हुआ है महत्वपूर्ण रूप से। बीजक डूंगरी सबसे महत्वपूर्ण डूंगरी थी। तो ये तो थे आहड़ के जहां पर उत्खनन किया गया। 3 लोग महत्वपूर्ण हैं, दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित। आप इतना याद रखें, साहनी, दीक्षित और बनर्जी। तो उत्खनन हुआ तो क्या मिला? कुछ ऐसे अवशेष लोह काल के मिले होंगे जिससे ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कितना महत्वपूर्ण हो गया कि आज लोह युगीन काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था बैराट। जयपुर आज भी महत्वपूर्ण है, उस काल में भी महत्वपूर्ण हुआ। तो व्यक्तियों के हाथ में तलवारें आई। इस काल में घोड़े का प्रचलन बहुत अधिक देखने को मिलता है। किसका? घोड़े का। तो युद्ध शुरू हुए, हाथों में तलवारें, बैठने को घोड़े। तो मानव की बुद्धि और विकसित हो गई, तेज गति से सोचने लगा और दूसरों के क्षेत्रों पर अधिकार करने की सोचने लगा, महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करने की सोचने लगा। तो एक नए युग की भी शुरुआत हुई। आर्य भारत में आए और मैदाने जंग होने लगी और रणभूमियां सजने लगी। वो कब? लोह युगीन काल में। क्या मिला इससे, इस स्थल से? बैराट नदी कौन सी थी और इसके उत्खनन करता कौन थे? जब इतनी विस्तृत स्तर पे इतने स्थानों पर खुदाई हुई तो क्या मिला? एक सबसे महत्वपूर्ण यहां से मिला हमें भाबरू का शिलालेख। क्या मिला साहब? भाबरू का शिलालेख। भाबरू का शिलालेख खोजा सबसे पहले 1837-36 के आसपास, और उस व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने क्या खोजा? भाबरू का शिलालेख। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक है भाबरू का शिलालेख, जिसपे आपको शब्द लिखे मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये शब्द लिखे मिलते हैं किस पर? इस पर। ये त्रिशरण कहलाते हैं। कहीं कहीं त्रिरत्न का भी इनके लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन ये 3 शब्द मिले। और इसी शिलालेख से आपने एक अशोक का नाम तो सुना होगा, मौर्य वंश का एक प्रमुख शासक जो अपने 99 भाइयों को मार के मगध के तख्त पर बैठता है और एक ऐसी क्रांति कालांतर में लेके आता है जब तलवारों का युग हो, रक्त रंजित क्रांतियां होती हो। उस काल में इसने बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होके धम्म अपनाया और हिंसा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। वो अशोक, उस अशोक के पूर्णतः बोध होने का उल्लेख इसी शिलालेख से होता है। पूर्णतः बोध होने का उल्लेख किससे होता है? भाबरू शिलालेख से होता है। अशोक महान इसलिए कहलाया, कोई भी व्यक्ति महान तभी कहलाता है उस काल से हटकर, उस धारा के विपरीत कोई काम करे और वो काम सफल हो जाए, और तो वो व्यक्ति, वो शासक महान कहलाया। तो अशोक के आगे भी महान लगता है। भाबरू के शिलालेख से हमें
ये जानकारियां प्राप्त होती है। भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता के म्यूजियम में, कहां पर, आपने कभी गौर किया हो, आप जब जीके पढ़ रहे होते हैं तो ये छोटा सा भारत का मैं नक्शा बनाता हूं, इसमें एक जगह है, यहाँ पर जगह का नाम है बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसमें इसकी राजधानी है कलकत्ता। इस कलकत्ता में, कलकत्ता शहर में भाब्रू शिलालेख वर्तमान में सुरक्षित है। तो कैप्टन बट यहां से भाब्रू का शिलालेख खोजते हैं, कहां से, बैराट से। बैराट नामक स्थल से, इसी बैराट से क्या मिला, 6-7 की पंक्ति में क्या मिला, 6-7 की पंक्ति में भवन सुना आपने, बड़े भवन मिले 6-7 की पंक्ति में, बड़े भवन। माना गया ये जो बड़े भवन थे ये बौद्ध मठ थे। क्या थे, बौद्ध मठ। बहुत बार प्रश्न आया कि बड़े भवन कहां से प्राप्त हुए, तो बैराट से प्राप्त हुए। और इन बौद्ध मठों को कालांतर में कहा जाता है, हेनसांग ने ऐसा विवरण दिया है। आपने नाम सुना हो, हेनसांग यहाँ की यात्रा करता है। कौन, हेनसांग। वह हेनसांग जैसे बोला जाता है, हेनसांग यहाँ की यात्रा करता है और यहाँ के बैल प्रसिद्ध बताता है। क्या प्रसिद्ध बताता है, बैल। हेनसांग ने कहा है कि इन बौद्ध मठों को, जो एक ही पंक्ति में 6-7 बड़े बड़े भवन मिले हैं, कि एक ही पंक्ति में मिले हैं, बौद्ध मठ। हेनसांग कहता है कि एक हुण शासक था। कौन, हुण शासक। हुण शासक का नाम था मिहिर कुल। मिहिर कुल पुत्र था तोरमाण का। मिहिर कुल ने इन मठों को तोड़वा दिया, ऐसा कहता है वैनसांग। चीनी यात्री था, शियुकी नाम से, किस नाम से, शियुकी नाम से यात्रा वृतांत लिखता है। कौन, अपना यात्रा वृतांत, वैनसांग। हर्षवर्धन, वर्धन वंश का एक प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन, उसके दरबार में, कनौज के शासक के दरबार में आया था वैनसांग, और चीनी यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। चीनी यात्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण यात्री था, और वर्तमान में वैसे भी चीन चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे सीमा पर आज भी आप देख रहे हैं कि चीन कुछ ऐसा करता रहता है जिसे हम समस्यागत रहते हैं, लेकिन वर्तमान में अच्छा जवाब उसको मिल रहा है। तो ये वैनसांग, शियुकी, हुण शासक, मिहिर कुल, बौद्ध मठ मिले हैं एक ही पंक्ति में। मैंने आपको बालाथल पढ़ाते वक्त बताया कि प्राचीन काल में राजस्थान में 2 ही जगह से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। कितनी जगह से, सूती वस्त्र के प्रमाण, कितनी जगह से, 2 जगह से। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सूती वस्त्र का अवशेष है वो बैराट से प्राप्त हुआ। बैराट से क्या प्राप्त हुआ, प्राचीनतम सूती वस्त्र का अवशेष। सूती वस्त्र का अवशेष क्या प्राप्त हुआ, सूती वस्त्र का अवशेष। कहां से प्राप्त हुआ, सूती वस्त्र का अवशेष बैराट से। इसी सूती वस्त्र की एक पोटली मिली जिसमें सिक्के मिले थे, पोटली बंधी हुई थी, वो ही सूती वस्त्र का उदाहरण है। ठीक है, यहां पर अनेक प्रकार के हम देखते हैं कि आप बौद्ध स्तूप मिले हैं, और हमने यहां पर मुद्रा व्यवस्था देखी है। मुगल काल की एक टकसाल यहां से प्राप्त होती है। किस काल की, मुगल काल की टकसाल। बैराट जो, जिसके पास एक जगह है, प्राचीन काल में हुआ करते, वर्तमान जहां जयपुर बसा हुआ है, विराटनगर, नाम सुना हो तो। इसी विराटनगर, जो मत्स्य जनपद पहले यहां था, इसी विराटनगर में पांडवों ने, किसने, पांडवों ने अपना क्या निकाला है, अज्ञातवास। जब दुर्योधन से चौसर में पांडव हार गए, तो पांडवों को 12 साल का वनवास और 13वें साल का अज्ञातवास दिया गया। अज्ञातवास की शर्त यह थी साहब कि अगर आप वापस 1 साल के अंदर हमें दिखाई दे गए, हमने आपका पता लगा लिया, तो आपको फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी, जब तक हम आपको मिलते रहेंगे। मजाल की कोई राजस्थान के इस एरिया में आ जाए फिर मिल जाए, तो मिले ही नहीं साहब वो। और विराटनगर के आसपास मत्स्य जनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा, जो बैराट सभ्यता के क्षेत्र में ही आता है। बैराट, जहां पर बैराट सभ्यता विकसित हुई है। तो बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है
कौन सी सभ्यता? लो युगीन सभ्यता, बैराट सभ्यता, जिसके बारे में जितना कहा जाए, यहां पर हैंसांग ने जो यात्रा की थी मैंने आपको बताया 634 ईस्वी में। कब की थी? दो जगह की महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा की, यहाँ की और भीनमाल की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहां से अनेक यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? यूनानी मुद्राएं। यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई। इससे क्या पता चलता है कि यूनान, बैराट आहड़ के अंदर भी पढ़ रहे थे, ताम्र युग में भी यूनानी आते थे, यहां पर भी यूनानी आ रहे हैं। तो यूनानी, आप जब दुनिया के अंदर देखिए, आप विश्व स्तर का जब आप बनाते हैं इस प्रकार से, वैसे तो पृथ्वी गोल है ग्लोब की भांति, लेकिन जब आप ये 0 डिग्री रेखा, यहां पर एक महाद्वीप पड़ता है जिसे हम कहते हैं यूरोप, जो वर्तमान कोरोना से जूझ रहा है, उस यूरोप में यहाँ एक देश पड़ता है यूनान। प्राचीन काल में ग्रीक यूनानी सबसे अधिक विकसित माने जाते थे। सर्वाधिक आविष्कार, प्राचीनतम अरस्तु, प्लेटो सब यूनान से हैं, और वो यूनानी उस काल में यहाँ आते थे। उन्हीं यूनानियों की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती है। तो बैराट से में ये भी पता चलता है कि बैराट से हमारा उस काल में विदेशी कैसा व्यापार था? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। कैसा व्यापार होता था साहब? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। कहां से होता था? बैराट से होता था। तो ये तो था बैराट, महत्वपूर्ण जगह थी। वस्त्र का उदाहरण मिला, पूर्ण बोध होने का पता चलता है। मुगल टकसाल थी। इसके अलावा हमारे कई सारे लो युगीन स्थल हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण स्थल था बैराट, जिससे सर्वाधिक प्रश्न आने के चांस हैं। काले चमकीले मृदभांड मिले हैं, यूनानी मुद्राएं मिली है, 6-7 पंक्ति में बड़े भवन मिले हैं, सूती वस्त्र मिला है, टकसाल मिली है, यहाँ पर हैंसांग आया है, बैल यहाँ के प्रसिद्ध बताए हैं, जयपुर में पड़ता है, बाणगंगा नदी के किनारे पड़ता है, मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। तो ये हमारा एक प्रसिद्ध लो युगीन स्थल था। क्या था? लो युगीन स्थल। क्या इसके अलावा राजस्थान में प्रसिद्ध लो युगीन स्थल है? खूब सारे लो युगीन स्थल हैं। जैसे रेड, नाम सुना होगा आपने, कहां पर पड़ता है? टोंक में। आप जयपुर से इस तरफ आएंगे तो एक जिला पड़ता है टोंक। कौन सा पड़ता है? टोंक। ये भी एक प्रसिद्ध लो युगीन स्थल है, हम इसकी चर्चा करेंगे। रेड के अलावा लो युगीन स्थल हमें मिलता है बयाना। कहां पर है बयाना? भरतपुर में। ये देखिए, आप इसके पास हम जाएं तो ये हमारा पूर्वी, ये सिंह द्वार और ये पूर्वी द्वार, कौन सा जिला है? भरतपुर। और भरतपुर के अंदर एक जगह पड़ती है बयाना। भरतपुर के अंदर एक जगह पड़ती है नोहो। कौन सी पड़ती है? नोहो। और इसी के पास एक और स्थल आता है नगर। ये नगर कहां पर पड़ता है? टोंक में ही पड़ता है। कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है नगर। इसके अलावा अगर हम देखें तो भीनमाल, नाम सुने होंगे आपने। भीनमाल कहां पर पड़ता है? जालोर में पड़ता है। ये भीनमाल, ये जालोर का क्षेत्र, और यहाँ पर पड़ता है भीनमाल। गुजरात की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है भीनमाल, श्रीमाल कहलाता है। वर्तमान राजस्थान का बॉम्बे भी कहा जाता है। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। कौन सा? भीनमाल। इसके बाद हम देखें तो ईसवाल, नाम सुना होगा आपने। ईसवाल एक महत्वपूर्ण कैसा स्थल है? लो युगीन स्थल है, लेकिन कहां पड़ता है? उदयपुर में। प्रश्न आया, वर्तमान उदयपुर जिले में कौन सा लो युगीन प्रसिद्ध स्थल है? ऑप्शन में क्या देगा वो? झाड़ोल दे देगा, बालाथल दे देगा, और आहड़ दे देगा। तो आहड़ भी ताम्रयुगीन स्थल है, झाड़ोल उदयपुर भी ताम्रयुगीन स्थल है, और कौन सा? बालाथल भी ताम्रयुगीन स्थल है। लेकिन ईसवाल कैसा स्थल है? लो युगीन स्थल है। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। जोधपुरा, नाम सुना होगा आपने। ये जोधपुरा जो कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ये भी एक प्रसिद्ध कैसा स्थल है? लो युगीन स्थल है। कहां पड़ता है जोधपुरा? यहां पास ही पड़ता है इसके। और कैसा स्थल है? लो युगीन स्थल है। रंग महल, नाम तो सुना होगा आपने। रंग महल, हनुमानगढ़ देखा आपने? हनुमानगढ़ जिले में कौन सा स्थल एक और लो युगीन स्थल पड़ता है? रंग महल। एक प्रसिद्ध सभ्यता है प्राचीन काल की, और कहां पड़ती है? हनुमानगढ़ में। कहां पड़ती है? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ के अलावा अगर हम आगे जाएं
तो हमारे झुंझुनू में भी एक प्रसिद्ध स्थल पड़ता है सुनारी। कौन सा स्थल पड़ता है? सुनारी। और सुनारी कहां पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। कहां पड़ता है साहब? झुंझुनू में। सुनारी के आसपास, खेतड़ी के आसपास वर्तमान क्षेत्र में तो तांबा निकलता है। क्या निकलता है? तांबा। लेकिन उस काल में सुनारी, झुंझुनू का यह क्षेत्र लोह युग का था। यहां पर लोहे की प्रसिद्ध भट्टियां प्राप्त हुई। हम इतने क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इसके अलावा तो बहुत सारे सभ्यता स्थल हैं, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इन सब की चर्चा करेंगे। हमने महत्वपूर्ण बैराट की चर्चा की, रेड की चर्चा करेंगे, बयाना की चर्चा करेंगे, नोह की, नगर की, भीनमाल की, इसवाल की, जोधपुरा, रंगमहल और सुनारी झुंझुनू, ये राजस्थान के महत्वपूर्ण लो युगीन सभ्यता स्थल हैं। ध्यान में रखना, रेड, बयाना, नोह, नगर, टोक, भीनमाल, ये सब हमारे कैसे स्थल हैं? लो युगीन स्थल हैं। कैसे? लो युगीन। तो हम पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, और जिस स्थल का नाम क्या है? रेड। कहां पर पड़ता है? टोंक में। नदी कौन सी है? नदी कौन सी है साहब? ढील। कौन सी नदी है? ढील। प्रचुर मात्रा में लोह की सामग्री मिली, मतलब खूब मिली, सुई से लेकर बड़े से बड़ी वस्तु। इसलिए रेड को हमने क्या कहा? प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या कहा? प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर। ये प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है क्योंकि वर्तमान भारत का जो टाटा नगर है, कहां पर है? आपने भारत को तो देखा ही है। भारत से, बिहार से एक अलग जिला, राज्य अलग हुआ बिहार से। क्या नाम है? झारखंड। 2000 में 3 राज्य अलग हुए, तो उससे भी झारखंड। झारखंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। क्या नाम है? जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये जमशेदपुर वर्तमान टाटा नगर कहलाता है, जहां टाटा कंपनी के पूरे क्या हैं? उद्योग है। तो इसे भी प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। इसका उत्खनन किसने करवाया साहब? केदारनाथपुरी ने। किसने करवाया? केदारनाथपुरी ने। कब करवाया? 1937-38 में। कब करवाया? 1937-38 में। एशिया के अंदर सर्वाधिक ठप्पे वाली, एशिया में, भारत में नहीं, एशिया में सर्वाधिक ठप्पे वाली, ठप्पे मतलब आहत मुद्राएं। कैसी मुद्राएं? आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं सर्वाधिक यहीं से प्राप्त हुई है। नोहो, भरतपुर और यहीं से। तो एशिया में सर्वाधिक ठप्पे वाली मुद्राएं रेड से प्राप्त हुई। रेड से चांदी के सिक्के भी मिले। रेड से मालवकालीन सर्वाधिक मुद्राएं देखी जा सकती है। मालवकालीन। कैसी? मालवकालीन। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र, ये एक पूरी लाइन थी जिसको वर्तमान में भी मालवा क्षेत्र कहते हैं। ये वर्तमान में भी मालवा क्षेत्र कहलाता है। तो उस काल में एक जाति हुआ करती थी जिसका नाम था मालव। तो ये मालवकालीन क्या मिली है? मालवकालीन मुद्राएं मिली है। कहां से मिली है? रेड से मिली है। तो जानिए आप कितना महत्वपूर्ण स्थल है रेड। राजस्थान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा? यहां से घेरदार कुएं प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? इस टोंक से, रेड से क्या प्राप्त हुए? घेरदार कुएं। क्या प्राप्त हुए? घेरदार, मतलब उसके अंदर सीढ़ियां इस प्रकार से घेरे में लगी हुई थी। किसकी? रेड के अंदर जो पुराने अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ गजमुखी यज्ञ मंदिर मिला है। गजमुखी यज्ञ मंदिर कहां पर? गज मतलब हाथी, किसको बोलते हैं? गज। गजमुखी यज्ञ मंदिर कहां से प्राप्त हुआ? रेड से प्राप्त हुआ। तो रेड एक महत्वपूर्ण, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण लोहयुगीन स्थल बैराट और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल रेड। तो ये था रेड। रेड से हमने कुछ चीजें पढ़ी। प्राचीन भारत का टाटा नगर ढील नदी के किनारे है।
केदारनाथपुरी, KN पुरी ने इसका उत्खनन करवाया। टोंक में है। आहत मुद्राएं खूब सारी मिली, मालवकालीन मुद्राएं मिली। एशिया की सर्वाधिक ठप्पे वाली मुद्राएं इसी स्थल से प्राप्त हुई है। कहां से? रेड से। टोंक के अंदर ही कुछ और स्थल भी हैं, जिसमें एक स्थल आता है नगर। कौन सा आता है? नगर। सुना होगा आपने नगर के बारे में। टोंक के अंदर ही एक प्रमुख स्थल है नगर। वर्तमान में भी इस स्थल की खुदाई चल रही है। इसकी पहली बार जानकारी मैं आपको कल बता रहा था, ACL कार्लायल, क्या नाम था? ACL कार्लायल ने दी थी इसकी पहली बार जानकारी नगर की, और 1872 के आसपास। कब दी थी? 1872 में। और नगर की खुदाई वर्तमान में भी चल रही है। अखबार के अंदर अब ये इसका नाम अभी भी आता रहता है। वर्तमान आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको नगर के बारे में अभी भी वहां पर खुदाई चल रही है उसकी जानकारी मिलती है। तो ये नगर पहले करकोटा नगर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि नगर जो सभ्यता है प्राचीन काल में मालव जनपद की राजधानी था। करकोटा नगर के नाम से जाना जाता था, और किसकी राजधानी था? मालव जनपद की। किसकी राजधानी? मालव जनपद की। यहां से महिषासुरमर्दिनी, आपने सुना हो कभी नाम, क्या प्राप्त हुई? महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति। महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई। कहां से? नगर से। और प्रचुर मात्रा में मालव मुद्राएं मिली, आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं किसे कहते हैं साहब? वे मुद्राएं जिन पे लिखा नहीं होता था, कुछ चिन्ह अंकित होता था, उनको बोलते हैं आहत मुद्राएं। कैसी मुद्राएं कहते हैं? आहत मुद्राएं। तो वो आहत मुद्राएं हैं, वो यहां से खूब प्राप्त हुई है। कहां से? नगर से। टोंक में बाद में यहां पर DR भंडारकर भी आए हैं, लेकिन पहले कार्लायल थे। तो ये तो था हमारा दूसरा लोह युगीन स्थल। कौन सा? नगर। कौन से जिले में है? टोंक में। नदी के बारे में नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ढील ही नदी रही होगी जो इसके आसपास की नदी मानी जाती है। तो ये तो था हमारा दूसरा महत्वपूर्ण लोह युगीन, तीसरा महत्वपूर्ण लोह युगीन स्थल। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक लोह युगीन स्थल का नाम आता है ईशवाल। क्या नाम आता है? ईशवाल। कहां पड़ता है? ईशवाल पड़ता है उदयपुर में। हमने चर्चा की थी उदयपुर वाला। ये उदयपुर का क्षेत्र जो पड़ता है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ईशवाल। ईशवाल एक महत्वपूर्ण स्थल है, और प्राचीन काल में ये औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। ये प्राचीन काल का लोह युगीन औद्योगिक नगर कहलाता था। औद्योगिक नगर। कौन सा? ईशवाल। ठीक, लंबी क्लास हो जाएगी थोड़ी, 10-20 मिनट का मैटर और बचा है। आपके बीच में अगला मैटर में कल लेके आऊंगा, या फिर मैं थोड़े समय बाद एक और वीडियो अपलोड करूं। तो कुल मिला के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में डालिए, कमेंट कीजिए, और रीडर्स परिवार के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए, प्रेम बांटते रहिए, और हमें भी सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम भी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, और आपको इसी प्रकार से रोज कुछ न कुछ नया देने का प्रयास करते रहें। तो मैं प्रवीण चारण कुछ ही पलों में फिर आपके सामने आऊंगा एक और नई क्लास लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।